Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing good. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Students, I am here with a new topic and that is solved MCQs on transpersonal psychology. And whenever the explanation is required of the statement or the MCQs, I will make sure to provide clear and concise explanation of the topic including background ऑफ द टॉपिक एंड द कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को देख लेते हैं कि क्या है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी that mainly focuses on those human experiences that are beyond the ordinary level of consciousness। यानी कि इस ब्रांच में या ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में फोकस यही होता है कि ह्यूमंस के उन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया जाए, उनको असेस किया जाए जो कि नॉर्मल लेवल या ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा हट के होते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच जो है मेनली फोकस करती है कि अंडरस्टैंड करना चाह रही होती है कि क्या है कॉन्शियसनेस की नेचर और ह्यूमंस के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, और किस तरह से ह्यूमंस अपने आप को रिलेट करते हैं ओवरऑल यूनिवर्स के साथ, और इंटरकनेक्टेडनेस का क्या कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप होता है, और यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और वो किस तरह से ये एक्सपीरियंसेस देखते हैं। ठीक है, अगर हम मेनली बात करें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की, तो इसमें जो ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हट के जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना सबसे मेन टारगेट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का, जिसमें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते हैं, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस विद द यूनिवर्स, विद द गॉड, विद द डिवाइन पावर। ठीक है, मेन कंसर्न जो है वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का यही है कि एक पर्सन जब ट्रांसेंड हो जाता है अपने सेल्फ से, अपने ईगो से, और वो कुछ नया, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो साइंटिफिकली या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिकली उसकी बेसिस नहीं होती। इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से, तो वो ह्यूमन ह्यूमन को एज अ यूनिक कंसिडर करते हैं और पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है जो कि ऑर्डिनरी लेवल से हट के होते हैं, ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से भी हट के हो रहे होते हैं। सो ये सबसे मेजर जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक हम वो एक्सपीरियंसेस को मेनली स्टडी करते हैं जो कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जिसको मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया है। अलॉन्ग विद दैट सबसे मेन ये कि एक पर्सन अपनी बॉडी को बिल्कुल सेपरेट एंटिटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जब भी वो इस फेस में जाता है, जब भी वो ट्रांसेंड होता है, और ईगो और सेल्फ और आइडेंटिटी पीछे रह जाती है और वो कुछ डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसमें हम बिल्कुल अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको रिलेट करके इसकी एग्जांपल दूं तो ट्रांसेंडेंस जो वर्ड है उसका यही मतलब है कि आप किसी ऐसे सीनरी को देखो जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ जाए, जिसमें जैसे कि सनसेट है या कोई भी नेचर का व्यू है, और आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ और आप नेचर को ऑब्ज़र्व करने लग जाओ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस था बेसिकली बियॉन्ड द सेल्फ था या बियॉन्ड द ईगो आइडेंटिटी था, जो कि आपको उस टाइम पर उस एनवायरनमेंट में या उस सेरेनिटी में ले जाता है। ठीक है, सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना जिसमें मिस्टिकल और स्पिरिचुअल और कनेक्शन विद द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी मज़ीद ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की कि हमें कैसे हेल्प आउट करती है ये ब्रांच मेनली फोकस करती है कि कॉन्शियसनेस किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी साइकी को डेवलप करने में, और हमारी जो परसेप्शन है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड है वो किस तरह से क्रिएट होती है हमारे जो कॉन्शियसनेस की वजह से। क्योंकि कॉन्शियसनेस का एक ऐसा लेवल आ जाता है जिसमें पर्सन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहा होता है जो कि ऑर्डिनरी लेवल से बहुत ज़्यादा हट के होते हैं। सो ओवरऑल
ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि किस तरह से ह्यूमन अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी परसेप्शन को, दुनिया के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को, डिवाइन पावर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आप आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि ओवरऑल इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और क्या 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 मेन कंसर्न है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के। अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी। नंबर वन एमसीक्यू इज़ हु कॉइन्ड द टर्म ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज़ अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात की थी। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो बहुत ज़्यादा थेरिस्ट ने साइकोलॉजी को नेगेटिव टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया है, जैसे कि पैथोलॉजी, इलनेस, मेंटल इश्यूज़ एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से ही सेट कि हमें क्यों ना ह्यूमन की पोटेंशियल्स, ह्यूमन की पावर्स और ह्यूमन की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के, और इसके साथ साथ अपने आप को स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करने के। सो ही फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ही फोकस्ड ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि किस तरह से हम अपने पावर्स को, अपने कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करके अपने आप को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पिरिचुअली रिच कर सकते हैं। सो ही कॉइन्ड द टर्म ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। नंबर टू इज़ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, ऑप्शन पहला है पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑप्शन है नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड हायर स्टेट्स, ऑप्शन डी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मैंने आपको स्टार्ट में ही इस ब्रांच को डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि सबसे जो मेजर इसका कंसर्न है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है और हायर स्टेट्स है। सो द राइट ऑप्शन इज़ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड हायर स्टेट्स, यानी ऐसी कंडीशन में चला जाना जिसमें इंसान अपनी बॉडी, अपने सेल्फ, अपने ईगो को बहुत पीछे छोड़ आता है और एक अलग सी एक्सपीरियंसेस फेस कर रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का फोकस यही है कि वो स्टडी कर सके ह्यूमंस के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, उनकी हायर स्टेट्स को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को देख लेते हैं कि क्या है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। It is a branch of psychology that mainly focuses on those human experiences that are beyond the ordinary level of consciousness। यानी कि इस ब्रांच में या ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में फोकस यही होता है कि ह्यूमंस के उन एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया जाए, उनको एसेस किया जाए जो कि नॉर्मल लेवल या ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से बहुत ज़्यादा हट के होते हैं। ठीक है, और ये ब्रांच जो है मेनली फोकस करती है कि अंडरस्टैंड करना चाह रही होती है कि क्या है कॉन्शियसनेस की नेचर और ह्यूमंस के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, और किस तरह से ह्यूमंस अपने आप को रिलेट करते हैं ओवरऑल यूनिवर्स के साथ, और इंटरकनेक्टेडनेस का क्या कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप होता है, और यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, और वो किस तरह से ये एक्सपीरियंसेस देखते हैं। ठीक है, अगर हम मेनली बात करें ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की, तो इसमें जो ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से हट के जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना सबसे मेन टारगेट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का, जिसमें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आते हैं, और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस विद द यूनिवर्स, विद द गॉड, विद द डिवाइन पावर। ठीक है, मेन कंसर्न जो है वो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का यही है कि एक पर्सन जब ट्रांसेंड हो जाता है अपने सेल्फ से, अपने ईगो से, और वो कुछ नया, कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है जो साइंटिफिकली या फिर हम कह सकते हैं साइंटिफिकली उसकी बेसिस नहीं होती। इसी तरह अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से, तो वो ह्यूमन को एज अ यूनिक कंसिडर करते हैं और पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड किया जाता है
जो कि ऑर्डिनरी लेवल से हट के होते हैं, ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से भी हट के हो रहे होते हैं। सो ये सबसे मेजर जो है वो डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर एक हम वो एक्सपीरियंसेस को मेनली स्टडी करते हैं जो कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, जिसको मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया है। अलॉन्ग विद दैट सबसे मेन ये कि एक पर्सन अपनी बॉडी को बिल्कुल सेपरेट एंटिटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है जब भी वो इस फेस में जाता है, जब भी वो ट्रांसेंड होता है और ईगो और सेल्फ और आइडेंटिटी पीछे रह जाती है और वो कुछ डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। इसमें हम बिल्कुल अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको रिलेट करके इसकी एग्जांपल दूं तो ट्रांसेंडेंस जो वर्ड है उसका यही मतलब है कि आप किसी ऐसे सीनरी को देखो जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ जाए, जिसमें जैसे कि सनसेट है या कोई भी नेचर का व्यू है और आप अपने आप को बिल्कुल भूल जाओ और आप नेचर को ऑब्ज़र्व करने लग जाओ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस था बेसिकली बियॉन्ड द सेल्फ था या बियॉन्ड द ईगो आइडेंटिटी था, जो कि आपको उस टाइम पर उस एनवायरनमेंट में या उस सेरेनिटी में ले जाता है, ठीक है? सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना जिसमें मिस्टिकल और स्पिरिचुअल और कनेक्शन विद द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में, ठीक है? अगर हम बात करें इसकी मज़ीद ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की कि हमें कैसे हेल्प आउट करती है ये ब्रांच मेनली फोकस करती है कि कॉन्शियसनेस किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारी साइकी को डेवलप करने में, और हमारी जो परसेप्शन है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड है वो किस तरह से क्रिएट होती है हमारे जो कॉन्शियसनेस की वजह से, क्योंकि कॉन्शियसनेस का एक ऐसा लेवल आ जाता है जिसमें पर्सन बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहा होता है जो कि ऑर्डिनरी लेवल से बहुत ज़्यादा हट के होते हैं। सो ओवरऑल ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी हेल्प करती है कि किस तरह से ह्यूमन अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपनी परसेप्शन को, दुनिया के बारे में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को, डिवाइन पावर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकता है। सो आप आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि ओवरऑल इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं और क्या 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 मेन कंसर्न है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के। अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगी। नंबर वन एमसीक्यू इज़ हु कॉइन्ड द टर्म ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी? द राइट ऑप्शन इज़ अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात की थी। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो बहुत ज़्यादा थेरिस्ट ने साइकोलॉजी को नेगेटिव टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया है, जैसे कि पैथोलॉजी, इलनेस, मेंटल इश्यूज़ एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से ही सेट कि हमें क्यों ना ह्यूमन के पोटेंशियल्स, ह्यूमन की पावर्स और ह्यूमन की ग्रोथ के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए कि ह्यूमंस जो हैं वो हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं अपने आप को बेहतर बनाने के और इसके साथ साथ अपने आप को स्पिरिचुअली एक्सप्लोर करने के। सो ही फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ही फोकस्ड ऑन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि किस तरह से हम अपनी पावर्स को, अपने कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करके अपने आप को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पिरिचुअली रिच कर सकते हैं। सो ही कॉइन्ड द टर्म ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। नंबर टू इज़ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन, ऑप्शन पहला है पर्सनैलिटी ट्रेट, ऑप्शन है नेक्स्ट है मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड हायर स्टेट्स, ऑप्शन डी है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मैंने आपको स्टार्ट में ही इस ब्रांच को डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अच्छे से आइडिया हो चुका होगा कि सबसे जो मेजर इसका कंसर्न है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है और हायर स्टेट्स है। सो द राइट ऑप्शन इज़ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड हायर स्टेट्स, यानी ऐसी कंडीशन में चला जाना जिसमें इंसान अपनी बॉडी, अपने सेल्फ, अपने ईगो को बहुत पीछे छोड़ आता है और एक अलग सी एक्सपीरियंसेस फेस कर रहा होता है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का फोकस यही है कि वो स्टडी कर सके ह्यूमंस के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को, उनकी हायर स्टेट्स को। नंबर थर्ड पे है विच थेरिस्ट इंट्रोड्यूस्ड पीक एक्सपीरियंसेस? द राइट ऑप्शन इज़ अब्राहम मैस्लो।
अब्राहम मैस्लो ने पीक एक्सपीरियंसेस टर्म इंट्रोड्यूस की थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम पीक एक्सपीरियंसेस आर द मोमेंट ऑफ हाईएस्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मैस्लो के अकॉर्डिंगली ये पीक एक्सपीरियंसेस ओवरऑल डायरेक्शन बताते हैं पर्सन को कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ। और पीक एक्सपीरियंसेस बेसिकली क्या है? दीज आर एनी मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस, एनी मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जो कि बहुत प्रोफाउंड हो, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो, जिसके साथ इंटेंस इमोशन अटैच हो और ओवरऑल आपको एक सेंस ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट दे रही हो। और इसमें हम एग्जांपल देते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकता है जिसमें पर्सन जो है वो डीप कनेक्शन अपना फॉर्म करता है विद यूनिवर्स, विद गॉड। या फिर इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक पर्सन है वो फुली सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है और फिर वो प्रॉपरली एक एथलेटिक एक्सपीरियंस करता है, कोई भी गेम को, कोई भी एज एथलीट वो विन करता है, तो हम कह सकते हैं उसका विनिंग पीरियड जो है वो उसका पीक एक्सपीरियंस कहलाएगा। इसी के साथ कोई क्रिएटिविटी से रिलेट करें तो क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करके एक टाइम पर पहुंचता है जहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी को एडमायर किया जाता है और उसको रिकग्निशन मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसका पीक एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ अगर हम नेचर एक्सपीरियंस की बात करें तो पीक एक्सपीरियंस इस तरह से होगा कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर लविंग है और वो जब वो हाइकिंग करता है वो डिफरेंट हम कह सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ को या डिफरेंट नेचर को जब एक्सप्लोर करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो मोमेंट उसका पीक एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा स्ट्राइव की होती है उस लेवल तक आने के लिए। अगर हम सोशल एक्सपीरियंस की बात करें कि सोशल एक्सपीरियंसेस में क्या पीक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं इंडिविजुअल्स के, तो इस तरह से हो सकता है कि एक पर्सन जब ओवरऑल कनेक्टेडनेस फ़ील करने लग जाए अपनी कम्युनिटी के साथ, सेंस ऑफ कम्युनिटी उसके अंदर जब डेवलप हो जाए, तो ये पीक एक्सपीरियंस कहलाएगा। अब पीक एक्सपीरियंसेस में इसकी अगर हम बेस की बात करें तो ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि अब्रप्टली कोई एकदम से इस तरह के एक्सपीरियंसेस को फेस करे, बल्कि इसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसका सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है और उसके बाद जब वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं टोटली, देन दे कैन एक्सपीरियंस द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जिसको मैस्लो ने पीक एक्सपीरियंसेस का नाम दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स बियॉन्ड ego and personality boundaries, social norms and expectation, cultural values and beliefs, environmental influences. The right option is ईगो एंड पर्सनैलिटी बाउंड्रीज। ठीक है, मेन कंसर्न क्या है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का? कि वो ईगो को अंडरस्टैंड करे और पर्सनैलिटी की बाउंड्रीज़ को अंडरस्टैंड करे कि किस हद तक इंसान जो है वो डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस को फेस कर सकता है। नंबर फिफ्थ, इन विच ईयर इंटरनेशनल ट्रांसपर्सनल एसोसिएशन वाज फाउंडेड? इट वाज फाउंडेड इन 1978. द राइट ऑप्शन इज 1978 and this International Transpersonal Association was founded by Stanislav Grof, number one, number two Richard Price and number three Michael Murphy। इन तीनों ने ये एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें स्टार्ट की 1972 में एंथनी सुटिच एंड अब्राहम मैस्लो ने एसोसिएशन फॉर ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इस्टेब्लिश की थी, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो इन तीनों थेरिस्ट ने की थी 1978 में। Number six is the four quadrants: level of consciousness, state of consciousness, and the lines of development are the key components of which theory? The right option is option C, both A and B. कैन वेलबर की थेरी के ये की कंपोनेंट्स हैं जो कि ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन है, और कैन वेलबर की थेरी को इंटेग्रल थेरी भी कहा जाता है। सो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। नंबर सेवेंथ पे है जी, हायर सेल्फ रेफर्स टू ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी वो स्टेज आ जाना जिसमें पर्सन अपनी अपनी पर्सनालिटी को, अपनी शख्सियत को या अपनी ईगो की बाउंड्रीज़ को छोड़कर एक अलग फेस पे चला जाता है और वो कनेक्टेडनेस या होलनेस या
कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होता है विद द डिवाइन पावर, विद द यूनिवर्स, विद द नेचर। सो इस हायर सेल्फ को हम ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी कह सकते हैं। नंबर 8 पे है पीक एक्सपीरियंसेस कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड फियर, ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ यूनिटी, वंडर एंड of option C feeling of sadness and grief, option D feeling of anger and frustration. The right option is option B feeling of unity, wonder and awe. So this concept was given by Abraham Maslow, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में कि व्हाट आर द पीक एक्सपीरियंसेस, जिसमें पर्सन जो है फीलिंग ऑफ यूनिटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वंडर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, फीलिंग ऑफ में हम कह सकते हैं इमोशनली जब आप बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हो किसी भी एक्सपीरियंस के साथ, किसी भी सिचुएशन के साथ, और आप मीनिंगफुलनेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, इस सिचुएशन को पीक एक्सपीरियंस कहा जाता है, जिसमें पर्सन एक तो हैरान भी होता है और ऊपर से वो कनेक्टेडनेस भी फील कर रहा होता है, मीनिंगफुलनेस भी वो फील कर रहा होता है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। नंबर 9 पे है ट्रांसपर्सनल स्टेट इंक्लूड मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ड्रीम स्टेट्स इमेजिनेशंस, या फिर लास्ट वन मेडिटेशन, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। द राइट ऑप्शन इज मेडिटेशन, मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ट्रांसपर्सनल स्टेट जो है उसके अंदर मेडिटेशन और माइंडफुलनेस दोनों नहीं आ सकते, क्योंकि ये जस्ट एक पार्ट जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं ट्रांसपर्सनल स्टेट की। ठीक है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी को हमने डिस्कस कर लिया है, हमें अच्छे से आइडिया है कि इसमें मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात होगी। ठीक है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की बात होगी कि कॉन्शियसनेस के क्या लेवल्स होते हैं और किस तरह से कॉन्शियसनेस हमारे पर्सनालिटी को शेप करती है और बियॉन्ड द सेल्फ जाके हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिखाती है। ठीक है, इसी तरह ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में मेडिटेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो डी है, क्योंकि उसमें तीनों मेन पॉइंट्स को मर्ज कर दिया गया है। नंबर 10 इज़ ईगो ट्रांसेंडेंस मीन moving beyond personality identity limits. Number 2, expanding social connections and relationships. Number C, enhancing cognitive abilities and intelligence. Number D, improving emotional regulation and stability. ईगो ट्रांसेंडेंस को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले भी कि जब एक पर्सन बियॉन्ड द ईगो, बियॉन्ड द सेल्फ और आइडेंटिटी, वो कुछ एक्सपीरियंस करता है ऐसा जो कि मीनिंगफुल हो और उसकी मुंडेन रूटीन या फिर मुंडेन एक्टिविटीज़ से हटकर वो एक अलग से ऑर्डिनरी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से अलग होकर बिल्कुल अलग से वो एक नया एक्सपीरियंस जब देख रहा होता है, जिसमें वो अपनी सेल्फ और आइडेंटिटी को भी भूल जाता है, तो उस सिचुएशन को ट्रांसेंडेंस स्टेट कहा जाता है या ट्रांसेंडेंस कहा जाता है। तो इसी लिहाज से ईगो ट्रांसेंडेंस क्या है? मूविंग बियॉन्ड पर्सनल आइडेंटिटी लिमिट्स, कि अपनी आइडेंटिटी लिमिट्स से भी आगे चले जाना, किसी ऐसे फेज़ में चले जाना जहां आप अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने सेल्फ को पीछे छोड़ देते हो और आप उसको एज अ सेपरेट एंटिटी देख रहे होते हो। ठीक है, और आप उस करंट सिनेरियो में या करंट कंडीशन में टोटली गुम हो जाते हो। सो दिस इज़ बेसिकली मूविंग बियॉन्ड पर्सनल आइडेंटिटी लिमिट्स। नंबर 11, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्सेस सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है, आपको पता होगा कि इट फोकसेस ऑन पर्सनैलिटी ग्रोथ। ठीक है, जब एक पर्सन अपने सेल्फ को अच्छी तरह से समझ जाता है तो ही मेनली फोकसेस ऑन हेल्पिंग अदर्स, जिसमें पर्सनल ग्रोथ हो चुकी होती है और पर्सन फिर कोशिश करता है कि वो नेचर को, वर्ल्ड को, कम्युनिटी को, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से समझे। सो पर्सनल ग्रोथ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फोकस करता है, लेकिन सेल्फ ट्रांसेंडेंस की अगर हमने बात करें तो हमने ऊपर भी अभी यही डिस्कस कर लिया कि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस होता है या स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस होता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फोकसेस ऑन personal growth and self transcendence focuses on spiritual evolution. So the right option is
स्पिरिचुअल, ऑप्शन बी। नंबर 12 पे है कैन विल्बर्स थ्योरी एम्फेसाइजेस। द राइट ऑप्शन इज इंटेग्रल मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन। ठीक है, कैन विल्बर की थ्योरी को इंटेग्रल थ्योरी भी कहा जाता है, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है, क्योंकि कैन विल्बर ने कहा है कि अगर हमें रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है या एक पर्सन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसकी रियलिटी को समझना है, तो हम उसके सारे डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई हिज थ्योरी इज़ नोन एज इंटेग्रल मॉडल ऑफ कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन या फिर इंटेग्रल थ्योरी बाय कैन विल्बर, और इसको सिंपली कैन विल्बर्स थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, कैन विल्बर ने बहुत सारे कंपोनेंट्स अपनी थ्योरी में मेंशन किए हैं, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स की बात की है, 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रियलिटी। ही हैज सेड कि अगर हमने ओवरऑल डायमेंशंस को देखना है, तो हमें एक पर्सन की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कलेक्टिवली उसकी सारी डायमेंशंस को समझना है कि वो अगर उसकी थॉट्स क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, दैट विल बी सब्जेक्टिव। ठीक है, और उसकी थॉट्स और फीलिंग्स के साथ उसका बिहेवियर क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, दैट विल बी हिज सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस। ठीक है, इसी तरह वो कम्युनिटी में या कलेक्टिवली उसका क्या बिहेवियर है, और वो इंस्टीट्यूशंस में या फिर कम्युनिटी में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ रियलिटी कैन विल्बर ने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट के नाम से मेंशन किए थे ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद कैन विल्बर ने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इवॉल्व होते हैं डिफरेंट स्टेजेस से। ठीक है, जो कि हम आगे एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम प्रिमिटिव टू इंटेग्रल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट था वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की थी कि देयर आर 4 स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें ड्रीमिंग, वेकिंग, डीप स्लीप और मेडिटेशन की बात की। उसके साथ साथ कैन विल्बर ने लाइंस ऑफ डेवलपमेंट की बात भी की थी कि अगर हमें डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करना है एक पर्सन की, तो हम उसके कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, इन सब को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, तभी एज अ होल हम उसको, एक पर्सन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम मेनली इसको पैथोलॉजी से या डिसऑर्डर से रिलेट करें, तो ऑब्वियसली हम ये सारे एस्पेक्ट्स को जब अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें अंडरलाइन कॉजेज़ भी समझ आ जाएंगी, और ओवरऑल हम अच्छी तरह से एक क्लाइंट को ट्रीट भी कर सकते हैं। सो कैन विल्बर ने ओवरऑल एक इंटेग्रल मॉडल दिया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो हेयर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नंबर 13 पे है व्हाट इज़ द अर्लीस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन कैन विल्बर्स थ्योरी, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्चुअल अवेयरनेस। ऐसी स्टेज कॉन्शियसनेस की जिसमें पर्सन ओनली focuses on his primitive and instincts. The right option is ऑप्शन ए, archaic level। ठीक है, नंबर 14 पे है विच ऑफ द कॉन्शियसनेस इज कैरेक्टराइज बाय सेंस ऑफ वंडर, आव एंड द बिलीफ इन मैजिक एंड सुपर नेचुरल फोर्सेज। ऐसी स्टेज जिसमें कॉन्शियसनेस का मेन कंसर्न क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द मैजिक एंड सुपर नेचुरल फोर्सेज। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैजिक। ठीक है, स्टेज नंबर 2 है, पहले हमने डिस्कस कर ली, अब स्टेज नंबर 2 मैजिक है। नंबर 15 पे हम देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैरेक्टराइज बाय सेंस ऑफ मिथ एंड स्टोरी एंड द बिलीव इन हायर पावर और डिवाइन फोर्स। द राइट ऑप्शन इज मिथिक। ठीक है, इसी तरह स्टेज बाय स्टेज आई एम मेंशनिंग द एमसीक्यूज ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या स्टेजेस कैन विल्बर ने अपनी थ्योरी में दी थी, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की क्या बात की थी। नंबर 16 पे है व्हाट which level of consciousness is characterized by sense of reason and logic and focus on individualism and scientific inquiry। ठीक है, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रैशनल। नंबर 17 पे है विच what is the level of consciousness characterized by sense of diversity, multiplicity and recognition of the importance of different perspectives of cultures। जब cultures पे focus होना शुरू हो जाए, या कॉन्शियसनेस का मेन कंसर्न क्या हो कि वो अंडरस्टैंड करे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, डिफरेंट कल्चर्स को, तो वो कौन सा लेवल होगा, दैट वुड बी प्लूरलिस्टिक। जितने भी लेवल्स हैं वो नाम से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। ठीक है,
नंबर 18 पे है, विच इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन कैन विल्बर्स थियरी कैरेक्टराइज बाय सेंस ऑफ यूनिटी, इंटीग्रेशन एंड रिकग्निशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स। ऐसा लेवल जिसमें ओवरऑल एक पर्सन अंडरस्टैंड करने लग जाए कि हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और यूनिटी और इंटीग्रेशन उसमें पाई जाती है। दिस वुड बी इंटेग्रल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, दैट इज़ द लास्ट वन। Number 19. Which of the following is a key concept in both mindfulness and transpersonal psychology? The right option is all of above. माइंडफुलनेस और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं वो नॉन डुअलिटी, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस है। नॉन डुअलिटी मीन्स टू negate the concept of dualism. According to transpersonal psychology and mindfulness, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड और एज अ होल दे आर प्लेइंग द पार्ट। हर पार्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे हैव रिलेशनशिप। सो दे निगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म और सेपरेशन। ठीक है, इसी तरह अवेयरनेस की बात करें तो माइंडफुलनेस का और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग और कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली की एलिमेंट है जो कि स्टडी किया जाता है या फिर जिस पे फोकस होता है माइंडफुलनेस में भी और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में भी। द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग is credited as popularizing the concept of NDEs. NDE stands for near death experiences. किसने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया था? रेमंड मूडी ने। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने इस को स्टडी किया था नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को। और लेटर ऑन स्टैनिस्लेव ग्रोफ ने इसको बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया और बहुत सारे रिसर्चेस भी किए। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज़ ऑप्शन बी। Number 21. Who said consciousness evolved through series of levels from most basic and primitive to the most advanced and complex? The right option is कैन विल्बर। हम कॉन्शियसनेस की लेवल्स को स्टडी कर चुके हैं, बहुत प्रिमिटिव से लेकर बेसिक से लेकर हमने लास्ट जो लेवल पढ़ा कॉन्शियसनेस का, इंटेग्रल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कैन विल्बर ने इंट्रोड्यूस किए थे जो कि हम MCQs में डिस्कस कर चुके हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी, कैन विल्बर। नंबर 22. विच theory is known as integral theory? कैन विल्बर theory is known as integral theory. Number 23. Which is the state of consciousness described in the below paragraph? स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हैं जो कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये किस स्टेट को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिसमें सेंस ऑफ कनेक्शन एंड यूनिटी टू द हाई पावर, टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस एंड फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कंस्ट्रेंट। ऐसी स्टेट कॉन्शियसनेस की जिसमें पर्सन कनेक्शन एक्सपीरियंस कर रहा होता है विद यूनिटी, एक्सपीरियंस कर रहा होता है विद द हाई पावर, और उस सिचुएशन में ही इज़ एक्सपीरियंसिंग टाइमलेसनेस, स्पेसलेसनेस, यानी उसको वक्त का और उस जगह का कोई अंदाज़ा नहीं होता। वो उस करंटली उस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका होता है, यानी उसकी स्टेट बिल्कुल एक ऑर्डिनरी स्टेट से हट कर होती है और मटेरियल कंस्ट्रेंट्स भी उसको अफेक्ट नहीं कर रहे होते। सो द राइट ऑप्शन इज़ ट्रांसेंडेंट स्टेट। ट्रांसेंडेंट स्टेट और मिस्टिसिज्म को हमने हमेशा से सेपरेट और डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स ही समझना है। मिस्टिसिज्म में आपने याद रखना है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंस में कोई भी स्टेट हो सकती है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, इसमें कोई भी नेचर का व्यू भी हो सकता है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि आप बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और आपको वक्त का भी अंदाज़ा नहीं होता, ना ही आपको सराउंडिंग्स का आइडिया होता है, बस आप उसी एक मेन व्यू में या एक मेन आइडिया में बहुत ज़्यादा गुम हो जाते हो, जिसके बाद आपको अपना भी नहीं पता होता है। सो यू जस्ट फॉरगेट योर सेल्फ, your ego, your identity, and you focus on that scenario. So this condition is known as transcendent state. ठीक है, the right option is B.
Number 24, which of the following book written by Stanislav to explore the concept of near-death experiences and their potential for personal growth and transformation? उस बुक का क्या नाम है जिसमें स्टैनिस्लेव ग्रोव ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और कहा था कि ये हेल्प आउट करते हैं पर्सन को पर्सनल ग्रोथ के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. द नेम ऑफ द बुक इज़ द ह्यूमन इनकाउंटर विद डेथ. Number 25. What is the title of the book written by Stanislav Grof that explored the concept of human psyche and its potential for growth and ट्रांसफॉर्मेशन? ह्यूमन साइकी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. उस बुक का नाम बताएं. द नेम ऑफ द बुक इज़ द कॉस्मिक गेम, जिसमें ह्यूमन साइकी और उसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको डिस्कस किया था कि किस तरह से ह्यूमन साइकी हेल्प आउट करती है पर्सन को ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. Number 26. Which of the following book written by Stanislav Grof to explore the concept of spirituality and relationship to personal growth and transformation? बुक का नाम बताना है जिसमें स्टैनिस्लेव ग्रोव ने स्पिरिचुअलिटी की बात की है. When the Impossible Happens. The name of the book is When the Impossible Happens, जिसमें मेनली स्पिरिचुअलिटी को और डिस्कस किया है कि क्या वो किस तरह से पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है एक इंडिविजुअल को. Number 27. What is the name of the book written by Raymond Moody that popularized the concept of NDEs? Raymond Moody ने किस बुक में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात की थी? The name of the book is Life After Life. Number 28. Which of the following is a common feature of NDEs? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के क्या कॉमन फीचर्स होते हैं? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि पर्सन अपने जिस्म से जो है वो कनेक्शन बिल्कुल डिटैच फील करता है. टनल विजन होता है, उसको ये लग रहा होता है कि वो एक टनल से गुजर रहा है. लाइफ रिव्यू, यानी कि वो अपनी एक लाइफ को देख रहा होता है, जितने भी उसने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए होते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रॉम अडल्टहुड, जो भी एक्सपीरियंसेस उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं मेनली वो उसको ऐसी किसी भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान नज़र आ रहे होते हैं. जैसे कोई भी एक्सीडेंट के दौरान एक पर्सन एक्सपीरियंस कर सकता है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस करेगा. लाइफ रिव्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी टनल विजन भी हो सकता है कि वो किसी टनल से गुजर रहा है. सो ये कॉमन फीचर जो है वो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के दौरान इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Number 29. What is the term used to describe the experience of feeling a sense of unity and interconnectedness with all things? Mystical experiences. जब आप वर्ल्ड के साथ और वर्ल्ड के साथ, यूनिवर्स के साथ या फिर डिवाइन पावर के साथ यूनिटी एंड इंटरकनेक्टेडनेस एक्सपीरियंस करोगे तो इस एक्सपीरियंस को जो नाम दिया गया है वो है मिस्टिकल एक्सपीरियंस. यानी आप दुनिया के साथ या फिर यूनिवर्स के साथ या फिर डिवाइन पावर के साथ जब आप एक कनेक्शन डेवलप करते हो और उसके साथ एक लिंक आप एक्सपीरियंस कर रहे होगे तो वह मिस्टिकल एक्सपीरियंस होगा. इसमें इंटरकनेक्टेडनेस विद ऑल थिंग्स, यूनिटी एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व होते हैं. द राइट ऑप्शन इज़ बी. Number 30. What is the name of psychiatrist who has written extensively on the topic of NDEs and has developed a framework for understanding these experiences? We have discussed before के जो रेमंड मूडी थे he popularized the concept of NDEs. लेकिन अगर एक्सटेंसिवली किसी ने बात की है NDEs पर और उस तरह से डिटेल में इसको डिस्कस किया है, उसका फ्रेमवर्क भी डेवलप किया कि किस तरह से हम इन एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर लेते हैं, तो स्टैनिस्लेव ग्रोव वाज द फर्स्ट वन जो कि टोटली इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके गए और इस पर रिसर्चेस भी परफॉर्म की और एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप किया कि हम किस तरह से इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन एक्सपीरियंसेस को, और ताकि हमें वो लेटर ऑन किस तरह से हेल्प आउट करते हैं इंडिविजुअल की लाइफ में, वो कितना एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर रोल प्ले करते हैं. जिसमें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में मैंने आपको बताया इसमें कोमा भी हो सकता है, कोई भी इंसिडेंट भी हो सकता है जो कि आपको डेथ के करीब ले जाता है लेकिन आप बाद में बैक टू द लाइफ आ जाते हो. सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस एक तो रेयर होते हैं और इसकी जो ओवरऑल जो चेंजिंग्स आती हैं पर्सन में वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं. इस पे जो मेनली काम किया है वो स्टैनिस्लेव ग्रोव ने किया है. Number 31.
What is an out of body experience, OBE? Option A है a phenomena where a person feels like they are floating above their body. Option B, a type of hallucination where a person see themselves from outside their body. Option C, a state of consciousness where a person feel disconnected from their physical body. ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस ही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. यानी ऐसी स्टेट जिसमें पर्सन को ये लग रहा हो कि उनकी वो अपनी बॉडी से अलग हैं. ठीक है, बिल्कुल अलग से हैं और वो अपने आप को एज अ आउटसाइडर समझ के अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं. अलॉन्ग विद दैट दे फील डिसकनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी. ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं. नंबर 32, व्हाट इज़ होलोग्राफिक ब्रेथ वर्क? ऑप्शन ए है अ टाइप ऑफ मेडिटेशन दैट यूजेस visualization techniques. Option B, a form of yoga that focus on breath control. Option C, a holistic healing modality that uses a conscious breathing to access and release emotional and psychological blockages. Option D, a type of energy healing that uses sound and vibration. The right option is option C, a holistic healing modality. ठीक है, दैट यूजेस कॉन्शियस ब्रीथिंग टू एक्सेस एंड रिलीज इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पर्सन को ब्रीथिंग के साथ उनको अलाउ किया जाता है एक प्रॉपर काम एनवायरनमेंट में कि वो अपने इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करें. जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो ब्रीथिंग के साथ ऐड ऑन होके उनको हेल्प आउट किया जाता है कि वो अपने इन सारे ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करें. जो भी उनके माइंड में जो बात आ रही है वो ब्रीथिंग के साथ साथ उसको निकालते जाएं, उसको ओपनली शेयर करते जाएं ताकि उनके जो इनर इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें, वो सरफेस लेवल पे मेनली आ सके, जिसको लेटर ऑन आफ्टर द सेशन डिस्कस किया जाता है, उस पर डिटेल पे बात की जाती है. सो मेनली यही होता है कि जब वो सरफेस लेवल पे आ जाएंगे तो फिर उनको किस तरह से टैकल करना है, ओवरकम करना है, वो क्लाइंट के साथ डिटेल में डिस्कस किया जाता है. सो holographic breathwork is a holistic healing modality that mainly focuses on breathing, conscious breathing, and to access and release the emotional psychological blockages. Number 33, who developed holographic breathwork? It was developed by Jim Morningstar. Number 34, what is the primary goal of holographic breathwork? To achieve a state of relaxation and reduce stress, to access and release emotional and psychological blockages, to increase oxygenation of the body and improve physical health, to induce a state of trance or hypnosis. The right option is to access and release emotional and psychological blockages. Main concern क्या है इस टेक्निक का कि हम एक्सेस कर सकें इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस को और लेटर ऑन उसको फिर डिस्कस किया जा सके. Number 35, what is the potential benefit of holographic breathwork? Reduce stress and anxiety, improve physical health and well-being, increase emotional awareness and release blockages. The right option is all of above. इस टेक्निक के बाद पर्सन एंजाइटी और स्ट्रेस को ओवरकम कर सकता है. फ़िज़िकल हेल्थ और वेलबींग के लिए ये अच्छी है ये टेक्निक. इसके साथ साथ इमोशनल अवेयरनेस और पर्सन के अंदर ज़्यादा इमोशनल अवेयरनेस आती है कि क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो कि इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो इलनेस की तरफ जा रहे हैं, और उन ब्लॉकेजेस को मेनली रिलीज़ किया जाता है, उनको डिस्कस किया जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. इसमें बहुत सारे पेशेंट्स को इस टेक्निक के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें PTSD भी आते हैं, एनजाइटी, डिप्रेसिव पेशेंट्स भी आ सकते हैं. ठीक है. Number 36, what is the contraindication of holographic breathwork? Pregnancy, high blood pressure and severe mental illness. These are the main contraindication जिनको holographic breathwork technique introduce नहीं कराई जा सकती. So the right option is all of the above. Number 37, what is the name of system that Grove proposes is responsible for the formation of individual personality? The right option is COAX system, जिसको condensed experiences कहा था.
स्टैनिस्लेव ग्रोव ने। स्टैनिस्लेव ग्रोव के अकॉर्डिंगली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेमोरीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स दैट आर इंटरलिंक्ड। कोएक्स सिस्टम में जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो इमोशनल, उसके साथ कोई इमोशन लाजमी अटैच होती है, और जो भी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फेस करता है थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में, अगर उसकी इमोशनल अटैचमेंट अगर एक ही है तो उससे रिलेटेड ही स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस उस स्पेसिफिक इमोशन के साथ अटैच होंगे। ठीक है, अगर फियर से रिलेट करते हैं तो जितने भी थ्रू आउट लाइफ में एक्सपीरियंसेस होंगे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग से स्टोर होगी। सो स्पेसिफिकली अनकॉन्शियस में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और स्टैनिस्लेव ग्रोव के अकॉर्डिंगली यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है ह्यूमन की पर्सनैलिटी को शेप करने में। ये सारे एक्सपीरियंसेस मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंसेस की, ऐसे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ओवरऑल पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो साइकोडेलिक थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू स्टैनिस्लेव ग्रोव। ठीक है, और उसको सरफेस लेवल पे जाकर एक इंसाइट डेवलप करके एक पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है पर्सनल ग्रोथ की तरफ। ठीक है। Number 38. According to Grove, what is the primary motivator of human growth and development? The tendency toward wholeness and unity. This is the main concept of Stanislav's Grove theory. और उन्होंने यही कहा था कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो प्राइमरी मोटिवेटर है वो यही है कि वो होलनेस की तरफ जाना चाहता है, एज यूनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ जाना चाहता है। सो दिस इज़ द मेन मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। Number 39. What is the term used by Grove to describe the process of accessing and releasing deep-seated emotions and experiences through conscious breathing? Conscious breathing के through एक person की experiences को, emotions को release किया जाता है, जो कि बहुत deeply reside कर रहे होते हैं unconscious में, which is the process जो कि enable करता है इन deep-seated emotions को release करने में होलोट्रॉफिक ब्रेथ वर्क। ठीक है, होलो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है एज अ होल। जब आप किसी भी प्रोसेस को देखते हो और इंटीग्रेशन की तरफ जाते हो, तो उस वहीं से नाम लिया है कि टोटल इंटीग्रेशन इसमें की जाती है कि क्या किस तरह से ह्यूमन की एक्सपीरियंसेस को और उसकी पर्सनैलिटी को इकट्ठा किया जाए, उसको उसके जो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करके एज अ होल कंप्लीट इंडिविजुअल जो है उसको बनाया जाए, या फिर उसको पर्सनल ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए। Number 40. According to Grove, what is the highest stage of human consciousness where the individual sense of self is completely transcended? The right option is transcendent level, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। Number 41. What is the name of the technique developed by Grove that uses psychedelic substances to facilitate personal growth and transformation? The right option is साइकेडेलिक थेरेपी। साइकेडेलिक थेरेपी अकॉर्डिंग टू ग्रोव एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करके या डिफरेंट फिनोमेनास का इस्तेमाल करके ह्यूमन के अनकॉन्शियस को एक्सेस किया जाता है, और उसके डीपेस्ट लेवल को मेनली सरफेस लेवल पे लाया जाता है। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं उनको सरफेस लेवल पे लाकर उनको कन्फ्रंट किया जाता है, इनसाइट डेवलप की जाती है क्लाइंट में, ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। Number 42. According to Grove, what is the level of human psyche that is associated with the experiences of birth and death and the transition between the two? This level of human psyche is known as perinatal level, जिसमें प्री बर्थ से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी या बर्थ से रिलेटेड जो भी ट्रॉमास होते हैं उनकी सारी की सारी मेमोरीज स्टोर होती हैं इस लेवल पे। सो द राइट ऑप्शन इज पेरीनेटल लेवल। Number 43. What is the term used by Grove to describe the network of interconnected memories, emotions, and experiences that are stored in unconscious mind? This is known as COEX system, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, condense experiences. Number 44. According to Grove, what is the level of human psyche that corresponds to the individual's personal history, including their memories, experiences, and learned behaviors? The right option is biographical level. Level है human psyche का जिसमें learned बिहेवियर्स, एक्सपीरियंसेस और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं। दिस लेवल इज़ नोन एज बायोग्राफिकल लेवल।
Number 45. What is the term used by Grove to describe the idea that human psyche is driven by a tendency toward the wholeness and unity? दैट टर्म इज़ होलोट्रॉपिक. नाम से ही इंडिकेट हो रहा है. होलोट्रॉपिक ब्रेथ वर्क भी हमने डिस्कस कर लिया है. मेनली इसमें यही होता है कि ह्यूमन की इंटीग्रेशन की जाती है, उनको होलनेस का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, यूनिटी का और इंटरकनेक्टेडनेस का कॉन्सेप्ट मेनली समझाया जाता है. सो द राइट ऑप्शन इज़ होलोट्रॉपिक. Number 46. According to Grove, what is the process by which human psyche evolves through series of stages? From biographical to the perinatal and to the last one is transpersonal. This is known as psyche evolution, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि levels of psyche क्या हैं. ठीक है. Number 47. According to Stanislav Grof, what are the four main levels of human psyche? These are number 1 biographical, number 2 perinatal, number 3 transpersonal, and the last one is collective unconscious. Number 48. Who is the founder of the concept of robustness in the context of state of consciousness? रोबस्टनेस कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्शियसनेस की डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्लेन करते हुए? ही वॉज चार्ल्स टार्ट, जिसने रोबस्टनेस का कॉन्सेप्ट किया था कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जब हम बहुत ऑर्डिनरी स्टेट से हट कर एक डिफरेंट स्टेट पे जाते हैं, जैसे कि ग्रोफ ने कहा था कि ट्रांसेंडेंट स्टेट जहाँ होती है जिसमें पर्सन को इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स की कोई परवाह नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में चीज़ों को देख रहा होता है, उसको डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो अफेक्ट नहीं कर रही होती, उसको इर्द गिर्द की नॉइसेस अफेक्ट नहीं कर रही होती, वो टोटली ट्रांसेंडेंट स्टेट में चला जाता है. सो इसी तरह से टार्ट ने भी कहा था कि एक रोबस्टनेस की स्टेट इंडिविजुअल की लाइफ में आ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो जाता है अपने विजन के साथ, और वो इर्द गिर्द की डिस्टॉर्शंस को फिर देख नहीं रहा होता, बल्कि टोटली उनसे वो अनअवेयर होता है. सो दिस स्टेट इज़ नोन एज रोबस्टनेस. Number 49. What is the term used to describe the shared collective agreement about what is real and what is not? This is known as consensus reality. जब humans collectively चीज़ों को देखते हैं, reality को understand करते हैं in terms of community, in terms of culture, तो हम उसको collective reality के नाम से समझते हैं, और इसके लिए जो term होती है वो consensus reality होती है. इसी तरह जो cultures हैं वो mainly consensus reality पे base करते हैं. And the last one is number 50. Which of the following is key benefit of mindfulness practices in transpersonal psychology? The right option is all of above. क्योंकि mindfulness practices रिड्यूस करती हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को, एंड ऑल्सो दे इम्प्रूव द इमोशनल रेगुलेशन एंड वेल बीइंग, और सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करती हैं. इसलिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो हेयर द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव. एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एंड एनी सजेशन रिलेटेड टू एनी साइकोलॉजी टॉपिक, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.